ये बड़ी खबर पन्ना से मिल रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। उस बस में सिर्फ एक ही दरवाजा था, यानी कि निकलने का कोई रास्ता यात्रियों के पास नहीं था। 4 लोग बचे हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, जले हुए हैं। राशिद, ये है वो पांडव फॉल्ट, ये माइलस्टोन है जहां ये हादसा हुआ है। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में ये बड़ा हादसा हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लाशें किसकी हैं। लाशों की गिनती करना संभव ही नहीं है, लाश के अंदर ही शमशान बन गया है। ये बहुत हृदय विदारक और लोमहर्षक मामला है। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को राहत राशि मंजूर की है। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूमते तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहाँ किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, पन्ना का भीषण बस हादसा किसी के भी रोकते खड़े कर दे। बस आग का गोला बन गई और उसमें करीब 50 जिंदगियां खाक हो गई। हालत इतने बदतर कि लाशों की शिनाख्त भी मुश्किल है। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। सरकार ने मुआवजे का मरहम भी लगा दिया। जांच की औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। बस की आग भी बुझ चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी दहक रहे हैं, जो हर हादसे की तरह इस बार भी मौजूद है। सरकारी सिस्टम कटघरे में है। परिवहन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के बल पर प्रदेश में परिवहन माफिया फल फूल रहा है? सवाल उठ रहा है कि कब जागेगी सरकार, कब कड़े होंगे कानून, और कानून बनने के बाद भी क्या वाकई लगाम लग पाएगी मौत के सफर पर? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। पन्ना में भीषण बस हादसे के बाद परिवहन विभाग पर उठे सवाल, क्यों ताक पर रख दिए जाते हैं कायदे कानून? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। पन्ना सड़क हादसे में घायलों से मिले परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, घटनास्थल का भी किया दौरा। सतना आरटीओ निलंबित, पूरा क्लेरिकल स्टाफ भी हटेगा। व्यापम फर्जीवाड़े मामले में राज्यपाल राम नरेश यादव को हाई कोर्ट ने दी राहत। राज्यपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर की निरस्त। अटल बिहारी वाजपेयी को भोज यूनिवर्सिटी देगा डिलीट उपाधि। कल दिल्ली में अटल निवास पर कार्यक्रम, सभी मंत्री होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जनसंपर्क महाअभियान का हुआ आगाज। सीएम रमन सिंह के अभियान की शुरुआत। रमन ने भरा सदस्यता का फार्म। छत्तीसगढ़ में बीजेपी दिग्गज नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई। प्रदेश में सरोज पांडे का कद बढ़ाने में लगी बीजेपी। दिग्गज नेताओं की तनी भौहें। कल दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। भूमि अधिग्रहण और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात पर करेंगे चर्चा। इंदौर में महज पानी पीने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग की हत्या। शादी समारोह में हुआ था विवाद, आरोपियों की तलाश जारी।
सतना में स्टेट बैंक के एटीएम से चोरों ने उड़ाए 15 लाख रुपए। सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर बॉक्स भी किया गायब। पुलिस जांच में जुटी। और नेपाल में मारे गए लोगों को मध्य प्रदेश से दी श्रद्धांजलि। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1 मिनट का मौन, मदद के लिए राष्ट्र की भी इकट्ठा। तो गलतियों से सबक लेना इंसानी फितरत होती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए तो हादसों की फिक्र बेमानी है। सूबे की मजलूम मजबूर आवाम की क्या यही बदकिस्मती है कि उसके पास अपनी बाइक, कार या उससे भी बड़ा कोई वाहन नहीं है, और अगर है भी तो उससे सफर करने के लिए उनका बजट मंजूरी नहीं देता। लिहाजा खस्ता हाल बसों में सफर करना मजबूरी है। वो बसें जिनकी मंजूरी सरकार ने दी भी है या नहीं पता नहीं। वो बसें जो नौसिखिए ड्राइवरों के भरोसे चलती हैं, जो खुद को ड्राइवर नहीं पायलट समझती है। वो बसें जिनमें इंसानों को जानवरों की तरह ठूंस ठूंस कर भरा जाता है। वो बसें जिनमें इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों से ज्यादा नहीं होती। तो छतरपुर से पन्ना जा रही बस पांडव फाल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पलटते ही बस में आग लग गई और देखते ही देखते मुसाफिर जो कुछ पल पहले हंस रहे थे और मंजिल तक पहुंचने की बाट जो रहे थे, वो जलकर खाक हो गए। मंजर जो रोंगटे खड़े कर दे, तस्वीरें जो दिल दहला दे। ये आग नहीं, चिता है उन 50 लोगों की जो छतरपुर से बस में सवार होकर अलग अलग मंजिल के लिए जा रहे थे। कोई शादी में शरीक होने जा रहा था, तो कोई गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने रिश्तेदारों के घर, कोई इलाज कराने शहर जा रहा था, तो किसी को शहर में जरूरी काम रहा होगा। लेकिन एक हादसे ने इनको एक ही मंजिल मौत के मुकाम पर पहुंचा दिया। बर्निंग बस में 50 जिंदगियां खाक हो गईं। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी के घर का चिराग बुझ गया। किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, तो किसी ने अपने भाई बहन को खोया, तो कहीं पूरा का पूरा परिवार ही लपटों में भस्म हो गया। प्रशासन भले ही 21 मौतों का दावा करे, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक बस 50 लोगों की चिता बन गई। बुरी तरह से जली लाशों की शिनाख्ती भी मुश्किल है, लिहाजा डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की जाएगी। बस ड्राइवर के मुताबिक स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से ये हादसा हुआ। गाड़ी की अगर स्टीयरिंग फंसी होती तो 1 सेकंड भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है। प्रतिदिन मैं गाड़ियों का काम सतना में करवाता हूँ, तो ऐसा मुझे कभी ड्राइवर ने बताया ही नहीं। इसे लापरवाही की इंतहा ना कहे तो क्या कहे। बार बार कहने के बाद भी अनूप ट्रेवल्स ने बस की सेहत का ख्याल नहीं रखा। बिगड़ी हुई स्टीयरिंग ठीक नहीं करवाई गई। इसका खामियाजा 50 जिंदगी पड़ा। अनूप ट्रेवल्स ज्ञानेंद्र पांडे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, लिहाजा बस के परमिट के साथ ही कायदों को ताक पर रखने का परमिट तो वैसे ही मिल गया। इस भीषण हादसे के बाद भी ट्रेवल्स मालिक पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीतिक रसूख के आगे कानून बौना हो गया है, या सियासत का दबाव कायदों पर भारी पड़ रहा है। वहीं आरोपी ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर तीसरी हो गई। डेड बॉडियों का इनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है। लेने के बाद इनको दफनाया जाएगा और इनमें नंबरिंग कर दी गई है, और जिस नंबर का जिस परिवार का सदस्य डीएनए टेस्ट में आएगा तो उसके बाद उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। हादसे के बाद पन्ना में मौजूद कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले भी मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया, अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। एक दिन बाद परिवहन मंत्री भी पहुंचे, हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की, घटनास्थल पर भी गए। मजिस्ट्रियल जांच का ऐलान किया जा चुका है, लिहाजा दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। जैसा कि बताते हैं कि पुलिया से बस टकराई और नीचे गिर गई, सबके सब जल के खाक हो गए। मुश्किल से 6-7 आदमी बचे हैं।
उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और शासन जो संभव सहायता हो है और संभव से भी ज्यादा वो सहायता करने की प्रयास करेगी। देखिए, मैं घायलों से भी जाकर मिला हूँ, घटना स्थल पर भी आपके साथ यहाँ पर हूँ और जो बस है जिसमें घटना हुई है उसको भी बारीकी से हम सब लोगों ने देखा है। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, बाकी अधिकारी सब लोग हैं, वहीं पर बात करें। अच्छा, एक चीज बताइए, पन्ना में 3 साल से आरटीओ नहीं है, वहीं पर जुगाड़ से काम चल रहा है, वहीं पर बात करें। सीएम शिवराज ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं गंभीर घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। एक बस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुछ भाई और बहन जिंदा राख बन गए। हम उनके परिवारों के लिए भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके सहयोग के लिए भी हमारे हाथ बढ़ेंगे, उनके परिवार की भी पूरी व्यवस्था करेंगे। हम उन बहनों और भाइयों के साथ हैं। हर हादसे के बाद कई सवाल उठते हैं। परिवहन विभाग की सुस्ती पर भी निशाना साधा जाता है, लेकिन नतीजा वही, झाग के 3 पाव। प्रदेश में रेवड़ियों की तरह बसों के परमिट बांटे जाते हैं। पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत परमिटों के बंटवारे में सही और गलत का फर्क बेमानी है। ऐसे में बसों में परिवहन नियम ताक पर तो रखे जाते ही हैं, मुनाफे के फेर में बसों में मुसाफिर भी ठूस कर भरे जाते हैं। ड्राइवर या तो नशे में रहते हैं या फिर फिल्मी गानों में मस्त, और नतीजा ऐसे हादसों के रूप में सामने आता है। मुसाफिरों के लिए मौत का सफर भगवान भरोसे ही कटता है। मंजिल पर पहुंच गए तो किस्मत, वरना जिंदगी खत्म। पन्ना से महबूब अली, नीलम राज और भोपाल से राशिद अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब जिंदा जल जाए 50 जिंदगियां, तमाशबीन बन जाए सरकारी सिस्टम, सियासी रौब के आगे बौना हो जाए कानून, तो सवाल उठना लाजमी है। कब चेतेगी सरकार, कब बनेंगे सख्त कानून? क्या परिवहन विभाग की सरपरस्ती में फल फूल रहा है ट्रांसपोर्ट माफिया? क्या परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार है हादसों की वजह? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त आरटीओ सीएम शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपेश विजयवर्गीय जी। विजयवर्गीय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी। सिरोठिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा शुक्ला जी आपसे ही है। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो एक उसमें अचानक सवाल उठते हैं और यह होता है कि परिवहन विभाग को पूरी तरह से टाइट कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे महीने 2 महीने में ये सब सारी चीजें एक साथ समाप्त हो जाती हैं, फिर वही लोगों को जो कहा जाता है कि आरटीओ विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसके कारण पैसा लेकर के गाड़ी फिट है या नहीं फिट है, अनफिट गाड़ी को फिट का प्रमाण पत्र, इस तरह के तमाम न्यायिक कायदों को एक तरफ रख करके फिर जारी कर दिए जाते हैं, जिसके कारण लगातार ये मौत का सफर जारी है। शुक्ला जी, आपसे ही सवाल। नमस्कार, आपसे ही सवाल है शुक्ला जी। ये जी सवाल जी। वैसे आजकल ये कहना गलत है कि बसों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं जहाँ भी रहा सभी जगह बस अच्छी कंडीशन में है। पहले बसें इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं रहती थी, आजकल बसों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। सारे स्टेट में बसों की कंडीशन पहले से बेहतर है। सवाल दुर्घटना का है तो दुर्घटना कभी कभी ड्राइवर की गलती से या रोड की खराबी से इस वजह से हो जाया करती है। और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है तो मोटर व्हीकल एक्ट के कानून के हिसाब से फिटनेस दिया जाता है। जैसे जब नई गाड़ी रजिस्टर होती है तो उसको 2 साल का फिटनेस दिया जाता है, उसके पश्चात फिर 1-1 साल का फिटनेस दिया जाता है। आजकल कई जगह कैमरे भी लगा दिए गए हैं, सारी गाड़ियाँ फिटनेस के लिए आती हैं, अधिकारी उनको चेक करते हैं, उसके बाद ही फिटनेस जारी होती है। सारा कंप्यूटराइजेशन विभाग में हो गया है, लेकिन उसके पश्चात ये मालिक की जवाबदारी है कि वो गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक करे, ड्राइवर के ऊपर नियंत्रण रखे जी। दूसरा, परिवहन विभाग में बहुत दिनों से चेकिंग भी बंद कर दी गई है जी। आए दिन ड्राइवर अपनी मन मर्जी से गाड़ियां दौड़ाते रहते हैं सड़कों पे, इस वजह से भी हादसे हो जाते हैं। अगर समय समय पर सख्ती से चेकिंग होती रहे, कागजों की जांच होती रहे, तब दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लग सकता है जी। दूसरा,
आजकल छोटी बसों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। छोटी बसों की दुर्घटनाएं अक्सर देखने में आती हैं कि जो 709 है, 407 है, इनको लंबी दूरी के परमिट दे दिए हैं। ये गाड़ियां जो है दुर्घटना सहन करने में उतनी शक्तिशाली नहीं है। नई टेक्नोलॉजी के अनुसार गाड़ियां काफ़ी तेज़ी से चलने लगी हैं। ड्राइवर समय की बचत के लिए गाड़ियों को तेज़ भगाते हैं। हर 10-10 मिनट पर मार्गों पर परमिट दे दिए गए हैं। फ्रिक्वेंसी कोई रूट पर तय नहीं है। ख़ास तौर से शादी ब्याह के सीजन में चेकिंग सख्ती से करनी चाहिए, जिससे बसें ओवरलोड न चलें, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। शुक्ला जी, हमारा सवाल यही है, तो मतलब इसमें पूरी तरह से अगर कहा जाए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक पहला सवाल तो यह है कि परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग बंद कर दी गई है, तो इसके कारण कोई भी ड्राइवर कहीं भी सड़क में गाड़ी दौड़ा रहा है, बिना परमिट भी जा रहा है, तो अगर ये चेकिंग निरंतर जारी रहती तो संभवतः ये हादसा नहीं होते। दूसरा, आपने कहा कि 10-10 मिनट में परमिट दे दिए गए हैं, ये भी सरकार की ही एक नाकामी कही जा सकती है। नहीं, 10-10 मिनट बाद छोटी गाड़ियों को अगर आप परमिट देंगे तो नेचुरली उसमें ओवरलोडिंग ज़्यादा होगी। छोटी गाड़ी उतनी बॉडी उसकी मजबूत नहीं रहती है कि दुर्घटना कभी हो और गाड़ी उसको सहन कर सके। इसलिए लंबी दूरी की गाड़ियों में हमेशा 50 सीट वाली गाड़ी को परमिट देना चाहिए। छोटी छोटी गाड़ियों को छोटे छोटे रूट के परमिट देना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में छोटे छोटे बहुत सारे रूट चालू हो चुके हैं, वहाँ पर रखना चाहिए। 407 है, 709 है, ऐसी छोटी गाड़ियों को लंबी दूरी के परमिट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही शुक्ला जी। राजेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है जो शुक्ला जी ने बताया कि परिवहन विभाग में जिस तरह से पहले चेकिंग होती थी वो बंद कर दी गई है, ये वजह एक बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरा, शुक्ला जी बोल रहे हैं कि छोटी गाड़ियों को परमिट नहीं देना चाहिए, इस समय दी जा रही है, ये भी एक वजह है। और सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि 50 लोग जिंदा जले, 21 लोग जिंदा जले या कितने जले। ये एक बहुत बड़ी विडंबना कही जा सकती है। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक मौत का सवाल है तो ये आंकड़ा जो दिया जा रहा है, क्योंकि वो बस जो थी वो 32 + 2 माने ड्राइवर कंडक्टर प्लस 32 यात्री, 34 की परमिट थी, वो 34 सीटर बस की। तो जो मरने वालों की तादाद बता रहे हैं और घायलों की तादाद वो 21 और 13 यानी 34 का ही फिगर बता रहे हैं। मतलब प्रकारांतर से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बस में ओवरलोडिंग नहीं थी जी। एक नंबर। दूसरी चीज जो चेकिंग वाली बात कही, तो ये बस को जो परमिट दिया गया था, फिटनेस दिया गया था, वो 2 जनवरी 2016 तक वैलिड था। लेकिन इस बस में जो दुर्घटना का एक जो सबसे बड़ा कारण अभी प्रारंभिक जांच में सामने आया है वो ये है कि उसका इमरजेंसी गेट भी नहीं खुला जी। क्योंकि एक तरफ से बस जब बंद हो गई, उसका गेट बंद हो गया, जिस तरह से वो गिरी है ना, तो दूसरी तरफ गेट बंद हो गया, दूसरी तरफ का इमरजेंसी गेट रहता वो भी नहीं खुला। जबकि ये फिटनेस देते समय इस बात को बहुत सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें सुरक्षा के भी क्या व्यवस्था है। तमिल ये नहीं, आपको याद होगा इंदौर में सेंधवा के पास में एक बस जली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको बहुत गंभीर चिंता जताई थी, बहुत गंभीरता से लिया था, और ये हुआ था कि डबल डोर रहेंगे, दो दरवाजे रहेंगे, इमरजेंसी गेट रहेगा। के बारे में खास तौर से वो था कि इमरजेंसी गेट जो है तुरंत खुलना चाहिए। तो ये चीजें नहीं हुई, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अब बात रही चेकिंग की, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको बहुत ये पन्ना और नीलखंड जो है ये तो बहुत दूरस्थ इलाका है, रीवा, यहाँ क्या क्या चलता रहता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि हम बिहार में आ गए हैं। बिहार और झारखंड की तरह बसों के टप्परों पर भी ऊपर छत पर बैठकर भी यात्री आप सवारी करते देखे जाएंगे। आप बसों में उसमें देखेंगे जीप में लटके हुए इतनी बुरी तरह की, अगर एक छोटा सा भी अगर स्पीड ब्रेकर पर उछल जाए गाड़ी तो कोई पीछे टपक जाए। आप इन बात को तो छोड़ दीजिए, मैं भोपाल जैसे शहर की बात कह रहा हूँ कि भोपाल शहर के अंदर जहाँ पर की एक दिन के समय में भारी वाहनों की आवाजाही बंद है, वहाँ धड़ल्ले से बड़ी बड़ी बसें वहाँ चलाई जा रही हैं भोपाल में। और ये बसें भोपाल इंदौर रोड पर बड़ी बड़ी चार्टर्ड बस जो चलती हैं, त्रिपाठी जी आपको भरोसा यकीन नहीं होगा, वो इतनी तीव्र गति से चलती हैं, 120 और 130 मुझे पूरा यकीन है, मैंने खुद देखा है, मैंने 120-130 की स्पीड में चलती। मैंने उनको कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी दिन उनका हादसा होगा तो वो तो और विकट स्थिति बनेगी। तो परिवहन विभाग की चेकिंग तो हो ही नहीं रही, और ट्रैफिक पुलिस भी उसके हिसाब से चेकिंग नहीं कर रहा है। और चेकिंग का मकसद जो है वो सुरक्षा मानदंडों का पालन करना और करवाना से ज्यादा वसूली का होता है। तो चेकिंग हमेशा इसलिए बंद कर दी जाती है कि उसके नाम पर वसूली होने लगती है। ये दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू हैं। अगर चेकिंग होती है, अगर रूल्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रॉपरली देखा जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होके
वो चौथ वसूली का जरिया बन जाता है। तो फिर उसमें चीत्कार बचता है, हमारे मीडिया के बंद ही करते हैं तो वो बंद कर देते हैं। तो ये पहलू भी है, इसको अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन आपको इन हादसों के बारे में एक बात बहुत सुनिश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब सरकार ने अब जाके किया, जो शुक्ला जी बात बोल रहे थे, आज ये तय हुआ है कि 75 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की जो 32 सीटर बस है उसको 75 किलोमीटर से ज्यादा का आज ही निर्णय लिया है कि 75 किलोमीटर से ज्यादा का परमिट नहीं देंगे। लेकिन ये पहले ही सोचा जाना चाहिए था। और बसों के बारे में देखिए, जब से ये राज्य परिवहन निगम खत्म हुआ है तो प्राइवेट बस ऑनर्स ने जो मोनोपोली चलाई है वो किराया वसूली से लेके सारी, ये सही बात है कि अच्छी बसें भी चलने लगी हैं, क्वालिटी सुधरी है, निश्चित रूप से सुधरी। लेकिन अभी रोड कंडीशन के साथ में जो ट्रैफिक की वहाँ पर जो कॉशंस हैं वो प्रॉपर नहीं लगे हैं और बहुत सारी चीजें। यहाँ राजेश से एक बड़ा सवाल ही उठता है, जैसा आपने कहा कि जो चिन्ह कॉशंस जो हैं वो नहीं लगे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ड्राइवर जो इस तरह की बस चलाता है वो उनकी तरफ ध्यान भी देता है? वो तो अगर उस रूट में वो रेगुलर चल रहा है तो उसको मालूम रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि एक जो अपना लचर कानून है और दूसरा उस ड्राइवर की लापरवाही। लचर कानून ये कि ड्राइवर ने, जैसे 50 लोग जिंदा जल गए, उसमें ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन का मामला दर्ज कर लिया गया, वो कल छूट जाएगा, फिर से दूसरी बस में चलने लगेगा। अगर ये कानून सख्त हो कि अगर ये जांच में पाया गया कि आपकी लापरवाही से है तो उसको सख्त से, अगर नकली मावा बनाने वाले को आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है तो इतने लोगों की जान लेने वाले को आजन्म कारावास या मौत की सजा क्यों नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, आप सजा की बात जो कर रहे हैं और वो नहीं, जब ये होगा उसी समय ड्राइवर कॉन्शियस होगा। सबसे बड़ा मूल प्रश्न तो ये है कि आप यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर दुबई ही चले जाएं, वहां पर अगर ये भारत के जो ड्राइवर हैं इनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कराया जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि 95% ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे जी। वहां पर सबसे पहले इतने रूल्स और कॉशंस जो आप बात बता रहे हैं ना, उन सारी चीजों का इतनी कड़ी परीक्षा करते हैं। और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस मतलब किसी पायलट का जो लाइसेंस होता है प्लेन उड़ाने वाले, उससे कम सख्त कानून नहीं है। क्योंकि आप जो है किसी पब्लिकली मतलब जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बस के लिए आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, नौसिखी के हाथ में आप पूरे 50 आदमी या 60 आदमी जितने सीटर बस है उनकी जान आप दे देते हैं उनको मिलने के लिए। तो सबसे बड़ी सख्ती तो होना चाहिए इसके लाइसेंस देने के मामले में। दूसरी चीज कानून जी, ये पहले तो ये, दूसरी चीज ये है कि आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका ड्राइवर और क्लीनर, कंडक्टर जो भी चलता है इनके भी ड्रेस कोड हो अलग से, कंडक्टर की ये और उनके सारा सर्टिफिकेट लगाओ। कई बार तो ये होता है कि क्लीनर बस चला रहा होता है, ड्राइवर कहता है मैं झपकी आ रही है चल तू चला, तो कभी क्लीनर चलाने लगता है, कभी कंडक्टर चलाने लगता है। बहुत सारी चीजें, मतलब जहाँ 2 ड्राइवर रखना चाहिए, इन सारी चीजों का नियमों का पालन देखा ही नहीं जा रहा है और बहुत अनदेखी होती है। बिल्कुल सही कहा राजेश जी। मैं बता दूं आपको जी जी शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मकान में किराएदार रखते हैं तो उसका कौन है, कहाँ का है, पूरा उसका जीवन परिचय लेके आपको थाने में देना पड़ता है। लेकिन जो 100-150 लोगों की, 50 लोगों की जिंदगियां लेके चल रहा है, आपको ध्यान हो निर्भया कांड दिल्ली वाले मामले में जो क्लीनर था उसका कोई एड्रेस ही नहीं था, वो तो पुलिस ने अपनी मुस्तैदी के साथ पकड़ा था उसको, किस तरह से, जो आपको भी ध्यान हो राजेश जी की नाबालिग जो था उसका कोई परिचय नहीं था। हम शुक्ला जी आपके पास फिर आएंगे, लेकिन हम दीपेश जी से पूछेंगे। दीपेश जी, कहा यह जाता है, आरोप ये लग रहा, मेरा आरोप नहीं है लेकिन आम जनता जो बोल रही है इस समय इस बस हादसे के बाद, कि जो बस मालिक हैं वो एक तो जो ट्रेंड ड्राइवर नहीं है उनसे ये भी पता नहीं करते कि गाड़ी ये ढंग से चला पाएगा नहीं चला पाएगा, कितने लोगों की जिंदगी लेकर के वो जा रहा है साथ में। कुछ चंद पैसों के लिए जो ट्रैफिक के नियम है, जो परिवहन विभाग का नियम है कि अगर 32 सीटर है तो 32 ही होना चाहिए, इमरजेंसी गेट होना चाहिए, इन सारी चीजों को चेक नहीं करते। जैसा कि आपने कहा शुक्ला जी कि शादी ब्याह के मौके पे ऐसी भी गाड़ियां सड़क पे उतार दी जाती हैं जो अनफिट होती हैं, क्या कितना इसमें सच्चाई है? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा जी कि वाहन स्वामी जी कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो जी, वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी बस सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे जी। 50 सवारियों की इसकी जिम्मेदारी रहती है। सबसे पहले मैं ड्राइवर की बात करना चाहूँगा। ड्राइवर हमेशा वेल ट्रेंड रहते हैं और हमेशा ये कोशिश करी जाती है मोटर मालिकों की कि
थोड़ा से पुराने ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर वो अपने रूट पे अपनी बस पे लेके चले, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हम ये कहते हैं कि फिटनेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, समझदार मोटर मालिक हमेशा फिटनेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन हमेशा प्रॉपर कागजात के साथ ही बस चलाना चाहेगा। चाहेगा और चलाने में बहुत अंतर है दीपक जी। मैं आपको उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। चलाना चाहेगा, इंश्योरेंस वो अपनी गाड़ी का करता है, फिटनेस अपनी गाड़ी का वो करवाना चाहता है, और रजिस्ट्रेशन उसकी गाड़ी को मिलता है जी। अब ये जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित अधिकारी ये देखें कि उस पर्टिकुलर वाहन को फिटनेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जी। कोई भी मोटर मालिक, ये तो दुर्घटना थी, हम सब मोटर बस एसोसिएशन का हम लोग दुखद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना कोई नहीं चाहता है। नहीं, इस तरह के हादसे लगातार होते जा रहे हैं दीपक जी। और जो सामने आता है दीपेश जी, जैसा कि बस ड्राइवर ने कहा कि उसका स्टीयरिंग लॉक हो गया, लेकिन बॉस ऑनर ये कह रहे हैं कि स्टीयरिंग लॉक हो ही नहीं सकता। इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में वो 50 लोगों के घर सूने हो गए। मैं वाकई ये दुख का क्षण है हमारे लिए, लेकिन ये मैकेनिकल, देखिए हम हमेशा अपनी बस को फिट रखना चाहते हैं जी। हम कोई भी नहीं चाहेगा कि अचानक स्टीयरिंग लॉक हो जाए, ये होने वाली बात है, ठीक है, हम दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर ये स्टीयरिंग लॉक हुआ है, ड्राइवर कह रहा है स्टीयरिंग लॉक हो गया है, तो हम अपनी बस को हमेशा फिट रखते हैं। कभी भी आती है तो उसको हम बाकायदा चेकअप करवाते हैं, मैकेनिक हमारे पास वेल ट्रेंड रहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर फिटनेस नहीं था उस गाड़ी का, तो हम ये गलत हैं। फिटनेस तो था जी, फिटनेस था जनवरी 2016 तक। लेकिन आप भी जानते होंगे दीपक जी कि फिटनेस किस तरह से, जो वही मेरा सवाल है कि दीपक जी मैं आपको रोकेंगे जी, हमारे साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे सवाल कर लेंगे। भूपेंद्र सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज एक्सप्रेस के जनता मांगे जवाब में। जी जी सुन रहा हूं जी। हमारा पहला सवाल आपसे भूपेंद्र जी ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरे प्रदेश के लोग को ये सोच रहे हैं और ये उनकी अपेक्षा है कि इस बार परिवहन मंत्री जो है वो काफी सख्त है और प्रदेश की जनता के लिए काफी कुछ सोचेंगे। ऐसे में क्या कड़ा निर्णय लिया है आपने? देखिए, मैं आज पन्ना में था दिन भर। हेलो जी जी। आज मैं पूरे दिन पन्ना में था। मैं घायलों से भी मिला और घटना स्थल पर भी गया जी, और घायलों से भी बात की है। घायलों का सभी लोगों का ये कहना था, आपके सब चैनल के लोग वहां पर उपस्थित थे जी, सभी का ये कहना था कि ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था जी, और उस कारण से घटना हुई है। घटना जो हुई है वो ड्राइवर, गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, वो वहां पर एक पुलिया से गाड़ी टकराई जी, और पुलिया के ऊपर चढ़ के वो गाड़ी पलटी और पुलिया पर से जब गाड़ी निकली तो उसका जो डीजल का टैंक था वो पूरा टैंक फट गया जी, और डीजल का टैंक फट के उससे जो ये था अपना घर्षण के कारण आग लग गई। जी जी, हाँ जी, तो उससे डीजल के टैंक के फटने से एकदम आग लगी जी। साइलेंसर पर डीजल गिरा और साइलेंसर पे सीधी आग लगी और बस जब पलटी तो नीचे पुलिया में जाके गिरी और पुलिया में गिरते समय बस जिस तरफ गेट था उसी तरफ जाके बस गिरी, तो कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था और इसलिए उसमें ये घटना हुई। जो कुल बस में जो संख्या थी वो 34 या 33 लोगों के बीच में संख्या थी जी, और जो बच पाए लोग वो सामने जो ड्राइवर के साइड में कांच होता है, जो जहाँ से सामने का ग्लास होता है, उसमें से तोड़ के लोग निकले हैं, वो लोग बच पाए हैं। 14 लोग जो बचे हैं और जो मृत्यु हुई है वो हुई है 21 लोगों की, उसमें 20 लोग हैं और एक बच्चा है। कुल 21 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और बस में जो था उसके सारे पेपर्स हैं, उसकी फिटनेस है, उसका परमिट है, उसका इंश्योरेंस है। तो सारी घटना ड्राइवर की गलती से हुई है। अब ड्राइवर पुलिया पे गाड़ी चढ़ा देगा तो इसके लिए कोई क्या करेगा? जी भूपेंद्र जी, हमारे 2 सवाल हैं। इस पूरे प्रदेश की जनता इस तरह की दोबारा घटना न हो
इसके लिए आप क्या कड़े कदम उठाएंगे? दूसरा, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लोगों को ये मालूम था, सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में ये था कि 50 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आपने जानकारी दी 21-22 लोगों की मृत्यु हुई है, न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अगर आप कुछ नजीर प्रस्तुत करेंगे एक परिवहन मंत्री के रूप में, लोगों को मालूम है कि कर्मठ जुझारू युवा परिवहन मंत्री मिला है इस प्रदेश को, तो एक नजीर पेश करने की हमारी ये भी दरख्वास्त है कि जिस तरह अगर आपने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाए और आपने उसको संविधान एक कानून बनाया कि जो नकली मावा घी बनाते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, ऐसे में जो ड्राइवर, आप खुद बोल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती से 50 लोग, 21 लोग या 22 लोग मृत्यु के लिए मृत्यु हो गई जिनकी, ऐसी स्थिति में आप ड्राइवरों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाएंगे? ड्राइवर गाना सुनते चले जाते हैं, ड्राइवर मस्ती में चले जाते हैं, ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और उसके पीछे उनकी कई जिंदगियां उनके पीछे रहती हैं, तो कोई कड़ा कानून बनाएंगे क्या? देखिए, मेरा इसमें आपसे कहना है कि मेरे मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार हमने अभी तक 300 ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त किए हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते थे। उनका हमने पुलिस से पूरा रिकॉर्ड बुलवाया और पुलिस से रिकॉर्ड बुलवाकर हमारे विभाग में पहली बार 300 ड्राइवरों के हमने लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। आज भी मैंने अनेक बड़े निर्णय लिए हैं। आज सतना के आरटीओ को हमने मौके पर निलंबित किया है। इसके साथ साथ जो बस ऑपरेटर हैं, बस ऑपरेटर के खिलाफ हमने FIR कराई है, स्वयं हमने बैठकर FIR कराई है और जो उनके बाकी बसें थी उनके सारे परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की है। और हमने ये भी तय किया है कि अब 32 सीटर जो गाड़ियां हैं उनको हम 75 किलोमीटर से अधिक का परमिट आगे नहीं देंगे। तो छोटी गाड़ियां तेज चलती हैं और इस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको अब हम लंबी दूरी के परमिट नहीं देंगे। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सारे RTO 1 सप्ताह के अंदर इस बात का सर्टिफिकेशन करके दें कि किसी भी बस में जो हमारे फिटनेस के रूल्स हैं उस फिटनेस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए पूरी तरह से RTO जिम्मेदार होंगे। इसके लिए हमने लिखित में उनसे ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में सारे RTO को कहा गया है कि आप जाकर देखिए बसों में। एक बात मुझे और देखने, आज वहाँ पर जब मैं मौके पे गया उस बस को देखा तो उस बस में जो पीछे का गिलास है पीछे तरफ जाली लगी हुई थी। अगर ये पीछे जाली नहीं लगी होती तो बहुत सारे लोग पीछे से भी निकल सकते थे और इसलिए मैंने अब ये भी निर्देश आज जारी किए हैं कि किसी भी बस में जो पीछे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाई जाती है उसमें सिर्फ एक सीढ़ी रहेगी, उसकी साइज हम तय करेंगे और कोई भी जाली अब गाड़ी में पीछे नहीं लगाई जाएगी, जिससे कि कभी ऐसी घटना हो तो लोगों को दोनों तरफ से गिलास से निकलने की सुविधा हो। बाकी उस गाड़ी में इमरजेंसी गेट था, सारी चीजें थी, पर उसमें 6 गेट भी होते तब भी लोग नहीं बच सकते थे क्योंकि गाड़ी गेट की तरफ पलटी थी और इसलिए निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जी भूपेंद्र जी, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हमारा सवाल यहाँ एक ये है, बिल्कुल आपने ये जो भी निर्णय लिए हैं बहुत स्वागत योग्य हैं, संभवतः इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी आगे, आपने जो भी ये निर्णय लिया। हमारे राजेश सिरोठिया जी भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए 300, लेकिन अब अगर इस तरह की घटना होती है जिसे आपने भी कहा कि ड्राइवर की पूरी जिम्मेवारी है, तो ऐसा कोई कानून लाएंगे, गैर इरादतन हत्या यानी कल उसकी जमानत हो जाएगी, कल वो छूट जाएगा, 50 घर तबाह हो गए, तो ऐसा कानून जिससे ड्राइवर डरे, अगर उसने उसके कारण कोई हत्या हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी का उसने एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करेगा लेकिन उसकी लापरवाही से हुआ है, तो एक कानून बदलने की व्यवस्था की जाए, जो आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे कानून में अभी भी ये प्रावधान है कि अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उसके कारण घटना होती है तो वो 304A, B दोनों तरह का अपराधी हो सकता है। ये प्रावधान अभी भी हमारे उसमें है और मैंने इसलिए निर्देश दिए हैं कि इसको इस स्तर पे भी जांच करें कि क्या हम ड्राइवर के विरुद्ध इन धाराओं में भी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने कहा हुआ है, ये हमारे जो IPC है उसमें प्रोविजन इसके लिए है, पहले से प्रोविजन है कि दुर्घटना में अगर ड्राइवर की लापरवाही है तो उसके विरुद्ध
अपराध पंजीबद्ध हो सकता है, धारा 304A-B दोनों में हो सकता है। जी जी, हमारे राजेश भूपेन जी, राजेश सिरोठिया जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी। हाँ जरूर जी। जी भूपेन जी, मेरा एक सवाल ये है, अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे पहले, आपके फोन पे आने पहले, कि अगर ये ही भारत में की जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं वो अगर 2000 किलोमीटर दूर दुबई में जारी हो तो 95% लोग ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएंगे। तो खासतौर से जो इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लगी बसेज हैं, इनके ड्राइवर्स के बारे में दोबारा नए सिरे से उनके ड्राइविंग टेस्ट लेके प्रॉपर, और उनकी फिटनेस भी हो ड्राइवर की। कई बार ड्राइवर बहुत खुद अनफिट होता है, उसके बस फिट हो, लेकिन ड्राइवर अनफिट है तो वो जाके एक्सीडेंट कर देता है। तो इनके जो आपका उनको कॉशंस का पूरा अनुभव हो, सारी जानकारियां हो, कहाँ किस स्पीड में गाड़ी चलाना है, इस बात में देखने की जरूरत है। दूसरा, भोपाल जैसे शहर में आपके चेकिंग के नाम पर जो बसें चल रही ट्रेवल एजेंसी की, बोर्ड ऑफिस चौराहे पे जगह जगह अवैध रूप से बस स्टैंड बन गए हैं, तो इस बारे में भी आप कुछ देखेंगे क्या? जी राजेश जी, आपकी दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जो कमर्शियल होते हैं, इसमें ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि हर 3 वर्ष में इसका रिन्यूअल होता है, और रिन्यूअल के समय उनका आई टेस्ट और जो मेडिकल टेस्ट होता है उस रिपोर्ट के आधार पर ही उनके लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ये तो एक कागजी कार्रवाई होती है। मुख्य रूप से उनको हमें ड्राइविंग ट्रैक पर चलवा कर और बाकी सारी चीजें करके उसको हमें चेक करना चाहिए। जितना उसको प्रॉपरली चेक होना चाहिए उतना प्रॉपरली चेक नहीं हो पाता। मैं इस बात से सहमत हूँ। इसके लिए ड्राइविंग ट्रैक बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, विभाग ने निर्णय लिया है। हम उनको ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्टिंग कराएंगे और उसके बाद फिर हम उनका रिन्यूअल करने का काम करेंगे। ये भी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा आपने बस स्टैंडों के बारे में कहा, इसीलिए हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने का निर्णय लिया है कि हम स्वयं बस स्टैंड बनाएंगे, अच्छे स्तर के बस स्टैंड बनाएंगे और अधिकतम बस स्टैंड बनाएंगे, जिससे कि वहां से बसों का व्यवस्थित तरीके से संचालन हो सके। जी भूपेन जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। आपने जो बताया कि निर्णय लिए हैं न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदेश की जनता को आपने बताया, मैंने जो भी निर्णय लिए हैं उसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपसे सवाल किया था, इसके सख्त कानून और इस कानून को और सख्त करेंगे, जिससे ड्राइवर इस तरह की लापरवाही न करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी शुक्ला जी, एक बात यहाँ ये उठती है कि जैसा कि आपने कहा कि भूपेन जी ने कहा कि अब जो 35 सीटर 45 सीटर जो बस हैं उनको हम 75 किलोमीटर से ज्यादा जाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन ये कैसे दूर होगा जब तक परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा कि उन चेकिंग के नाम पे वो पैसा वसूली करने लगते हैं, और आप भी ये समझते होंगे कि परिवहन विभाग को एक मलाईदार विभाग माना जाता है। ऐसे जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक वो 75 किलोमीटर क्या वो 200 किलोमीटर चला जाएगा, 35 की जगह 100 लोगों को भर लेगा। कैसे दूर होगा ये? देखिए साहब, क्या है कि बस में सीजनल ट्रैफिक मिलता है। जैसे आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो नेचुरली ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो सवारियां तो ओवरलोड होंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मेले हैं, ट्रेन में भी आप जाइए, आप तो ओवरलोडिंग चल ही रही है। हर एक डब्बे में 72 की जगह 150-150 लोग भरे हुए हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए थोड़ा सा बस वालों को भी सजग होना पड़ेगा और विभाग को भी सजग होना पड़ेगा। खासतौर से बस स्टैंड पे या जगह जगह देखें कि भाई ओवरलोडिंग ज़्यादा ना हो। और इस सीजन में प्रावधान भी है कि शादी ब्याह के सीजन में फ्रिक्वेंसी रोडों पे बढ़ा देना चाहिए। दूसरे ऑपरेटर को टेम्परेरी परमिट बीच बीच में दे देना चाहिए। लेकिन जो रेसिंग होती है आपस में 5-5, 10-10 मिनट के टाइमिंग दे दिए जाते हैं, उससे दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जहाँ तक आपने कहा कि इमरजेंसी गेट नहीं होता है, हर गाड़ी में इमरजेंसी गेट होता है। शुक्ला जी, थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक गुना से दर्शक है जो अपना सवाल आप लोग करना चाहते हैं। भरत जी, अपना सवाल करें। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज एक्सप्रेस का कि जिसने मेरी कॉल अटेंड करी है। जी जी सर, जी स्वागत है आपका। भूपेंद्र सर ने कहा, हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि 50 लोगों की मृत्यु नहीं, केवल 22 से 23 लोगों की मृत्यु हुई है। तो सर, मृत्यु तो मृत्यु होती है, चाहे फिर किसी एक पर्सन की क्यों ना हो। हत्या चाहे 10 की करो चाहे 1 की करो सर। यदि जब तक हम कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाएंगे इसके विरुद्ध, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर।
आज से 2 से 3 साल पहले NH3 पर तेंदुआ के पास में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे जो यात्री थे उनकी जान चली गई थी सर। बस को पूरा जिंदा जला दिया गया था सर। जी जी जी। तो ये जो घटना है सर, इनको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल सिरे से खारिज किए जाए सर, तभी कुछ होगा सर। एक और दूसरी बात ये है सर कि जो इसमें बस ऑपरेटर्स या बस मालिक होते हैं सर, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। जैसे कि वो कम पैसा देकर जो लोअर कैटेगरी के जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो लोग रख लेते हैं सर ये लोग। बिल्कुल भरत जी आपका सवाल बहुत लंबा हो गया। हमारे साथ और भी दर्शक हैं, आपने हमें कॉल किया, आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित हमारे साथ बस ऑपरेटर हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। हमारे पास शुक्ला जी है, हमारे पास विशेष टिप्पणी के लिए राजेश जी भी हैं, हम आपका सवाल उनसे उत्तर जरूर लेंगे। लेकिन हमारे साथ रतलाम से एक और दर्शक है, हम उनसे सवाल वो अपना करना चाहते हैं। दौलत राम जी अपना सवाल करें। मेरा ये सवाल था सर कि जब ITO फिटनेस करता है बस, तो उसमें इमरजेंसी दरवाजा क्यों नहीं चेक करता? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है शुक्ला जी से हम इसका उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है रतलाम से ही, शेरू जी। शेरू जी अपना सवाल करें। सर मेरा एक सवाल ये था कि परिवहन विभाग के अंदर जो दलाली प्रथा से ये लाइसेंस और फिटनेस बनाए जाते हैं, उन दलालों को RTO ऑफिस से बिल्कुल पूरी तरह से खदेड़ दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि स्कूटर से लेके बस तक कभी भी भौतिक सत्यापन के लिए वहाँ परिवहन विभाग पहुंच नहीं पाती है। क्योंकि क्या है कि बड़ी संख्या में ITO अधिकारी भाजपा नेताओं के दबाव के अंदर नोट छापने का धंधा बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल यह है कि दलाली प्रथा समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है जी समझ गए, हम आपका सवाल समझ गए। चूंकि उत्तर भी ले लें, क्योंकि सवाल ही हो जाएगा तो उत्तर नहीं आ पाएगा। हम शुक्ला जी से इसका उत्तर लेंगे, लेकिन हम पहले दीपक जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो भी बस जैसा कि अभी कहा कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बस ऑपरेटर है उसकी होती है, उसको चेक करना चाहिए कि ड्राइवर कुशल है या नहीं है, तब इस तरह की घटनाएं हो। दूसरा, इमरजेंसी गेट, जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस बस का इमरजेंसी गेट ही नहीं खुला। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ड्राइवर की बात पे आना चाहूंगा जी। कोई भी वाहन स्वामी या मोटर मालिक ये नहीं चाहेगा कि 100 रुपए या 200 रुपए कम ड्राइवर को देने के चक्कर में वो पूरी बस को दांव पे लगा दे। जी 50 पैसेंजर की जान या उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी रहती है। हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हम लोग वेल ट्रेंड ड्राइवर रखते हैं, उनके पास बैज नंबर रहता है, उस पर्टिकुलर लाइसेंस को देने की जिम्मेदारी RTO की रहती है। और हम सेकंड पॉइंट पे आना चाहें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते ड्राइवर रख लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही बात बेबुनियाद है। क्योंकि हम अपनी बस को थोड़ी ना दाव पे लगाएंगे, 20 लाख की बस को थोड़ी ना दाव पे लगाएंगे जी 100 रुपए बचाने के चक्कर में या 200 रुपए बचाने के चक्कर में। इतनी डिफरेंस होता है शायद। दीपक जी यहाँ बात ये नहीं है, बात यह है कि गाड़ी में अगर फिटनेस नहीं है, यहाँ वही जैसे दर्शकों ने भी सवाल किया है कि परिवहन विभाग के और बस ऑपरेटर की मिली भगत से इस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसके कारण इस तरह हादसे होते हैं। दूसरा कि 35 सीटर अगर अलाउ है तो उसमें 60 सीट भरना, 70 सीट भरना, खासकर जैसे शुक्ला जी ने बोला कि सीजन के समय ये भर लिया जाता है। अगर RTO चेक भी करता है तो आपसी लेन देन करके मामला समाप्त हो जाता है, लेकिन कई जिंदगियां दांव पे लगी रहती है। हमारे साथ एक पन्ना से दर्शक हैं जो उस घटना के गवाह हैं, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। रमाशंकर जी सवाल करें, लेकिन सवाल करिएगा, हमें जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बता चुके हैं हमारे परिवहन मंत्री जी। अच्छा जी, आपसे अनुरोध है आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी सर, मैंने आज स्वयं अपनी आंखों से जब ये हादसा देखा है कि लोगों को यहाँ दफनाया गया है गड्ढे खोद के, जी तो बड़ा दर्दनाक हादसा लगा। मेरा सवाल यही है कि जो लाइसेंस बनाए जाते हैं, मैं पन्ना में खुद RTO में जाता हूँ, तो दलालों के माध्यम से बनाए जाते हैं चीजें। मतलब हम लोग यदि बाबू के पास जाते हैं RTO में तो दफना के भगा देते हैं, और जब वही दलाल जाता तो उसके माध्यम से ऊपर से 200 रुपए फीस देके लाइसेंस बना दिया जाता है। मतलब तो इसी तरह की मैं कहना चाहता हूँ कि दलाली प्रथा आज भी समाप्त नहीं हुई। हमें दलाली प्रथा समाप्त करना चाहिए, आपका कहना है। हमारे साथ एक और रीवा से दर्शक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया है। रमाशंकर जी हमारे साथ रीवा से एक और दर्शक है। योगेंद्र जी अपना सवाल करें, लेकिन सवाल करिए संक्षेप में। चलो और भी लाइन में योगेंद्र जी आप आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल करें। लगता है हमारा उनसे संपर्क उठ गया। हमारे साथ सागर से धर्म सिंह जी हैं। धर्म सिंह जी अपना सवाल करें।
हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जैसा बताया कि एक तो ड्राइवरों का फिटनेस टेस्ट जरूरी है और एक ट्रैक बनाया जाएगा जिसमें ड्राइवर का टेस्ट करके उसको लाइसेंस दिया जाएगा जी, और आरटीओ को तत्काल सस्पेंड कर दी गया है। ये कि अच्छे लक्षण है, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत सख्त प्रशासक भी हैं जी। आप सवाल करें योगेंद्र जी, सवाल करें, आपका सवाल क्या है? हद से कम हो सकेंगे, मेरा ये निवेदन था जी। क्या भविष्य में हादसों पर रोक लग पाएगी? जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ शुक्ला जी, आपने कई दर्शकों के सवाल सुने, कई तरह के उनके अपने अपने जिज्ञासा है कि क्या हादसों पे रोक लग पाएगी, परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर की मिली भगत से होता है, दलाली प्रथा समाप्त होनी चाहिए। ये दलाली प्रथा समाप्त हो सकती है? अगर दलाली प्रथा समाप्त नहीं होगी तो क्या इस तरह के हादसे होते रहेंगे? भाई जैसे लाइसेंस में पूर्व में सब जगह बोर्ड बने हुए थे, उसमें बाहर से टेक्निकल लोग या रिटायर्ड लोग रख दिए गए थे और कमेटी पूरी बनी थी, 4-4, 5-5 मेंबर्स आते थे और एक ऑफिस का इंस्पेक्टर या ARTO बैठता था, तब लाइसेंस जारी किए जाते थे। वो बोर्ड जो है बंद कर दिए गए जी। तो हमारा ये अनुरोध है कि वो बोर्ड जो फिर से चालू किए जाएं। आप माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन करें कि पूर्व में जैसे कमेटियां बना दी गई थी हर जिले में लाइसेंस देने के लिए, वो बोर्ड पुनः चालू कर दिए जाएं। उससे काफ़ी कुछ नियंत्रण लग जाता है। सिफारसी लाइसेंस भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि 3 लोग बैठते हैं, जो 3 लोग बाहर के रहते हैं, एक दफ्तर का रहता है। वैसे अगर एक दफ्तर के केवल एक आदमी रहता है तो वो इतना नियंत्रण नहीं कर पाता है जी। नहीं, ये दलाली प्रथा वाली जहां तक बात है कि क्या दलालों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस तरह के हादसे हो रहे हैं, फिटनेस नहीं हो रही, जो कुशल चालक नहीं है उसको भी लाइसेंस, हैवी लाइसेंस दे दिया जाता है? नहीं, कुशल चालक के लिए तो ये है कि अगर उसको अच्छी तरह से टेस्ट करके लाइसेंस दिया जाए तो वो कुशल चालक है जी। अगर बिना ट्रायल के लाइसेंस दे दिया जाएगा तो उसको कैसे अपन मानेंगे कि ये कुशल है या कुशल है? परिवहन विभाग जहाँ तक दलालों का सवाल है तो दलाल कोई विभाग से सर्टिफाइड नहीं है, ये तो लोग अपने आप उनके पास पहुंच जाते हैं काम करवाने के लिए। वही सवाल वही है शुक्ला जी, आप परिवहन विभाग में रहे हैं, RTO रहे हैं, आपके अनुभव को मैं बांटना चाहता हूं कि वो जो दलाल प्रतिदिन आपके अधीनस्थ बाबुओं, जैसे आज क्लरिकल पूरा स्टाफ हटाने की बात कही, उनसे मिलते हैं, वो बाबू से मिलता है, बाबू आगे ऊपर अपने ऊपर फाइल बढ़ाता है और RTO तक जाती है, RTO के पास दस्तखत हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके अपने हिस्से बंधे होते हैं, तो वो दलाल के माध्यम से बदल, अगर सीधे कोई जाता है तो बाबू उसको भगा देता है, इसलिए कि कहीं किसी विजिलेंस का आदमी तो नहीं है या हमारा इससे परिचय नहीं है, इससे हम कैसे पैसा लेंगे, लेकिन दलाल के माध्यम से उसके पैसे बधे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर डायरेक्ट आदमी जाता है काम कराने के लिए तो डायरेक्ट आदमियों का काम प्रियोरिटी पे किया जाता है। मतलब डायरेक्ट भी पैसे लेते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आदमी का दलाल के थ्रू जाए आदमी तो दलाल तो पैसा लेगा, वो बैठे इसीलिए है। अगर आप डायरेक्ट अपना लाइसेंस बनवाने जाएं या गाड़ी ट्रांसफर कराने जाएं या रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा मांगेगा जी। नहीं, हम थोड़ा सा, चूंकि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हम चाहेंगे थोड़ा परिवहन विभाग की सच्चाई आपके द्वारा भी आए कि क्या होता है यहाँ, जब अनफिट रहता है उसको बाद भी कैसे फिट कर दे देते हैं लाइसेंस? अनफिट है, जैसे बस अनफिट है, उसके बाद भी फिटनेस की उसके सर्टिफिकेट दे देते हैं? नहीं, अनफिट तो खैर नहीं रहती है, चेक तो करते हैं जी। हाँ, लेकिन उतना टेक्निकली चेक नहीं होता है क्योंकि कोई मशीनें तो है नहीं दफ्तर में। एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं कि गाड़ी की बॉडी ठीक है, धुआं ज़्यादा तो नहीं दे रही है, ब्रेक लाइट बैक लाइट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो इस टाइप से देख के फिटनेस जारी की जाती है। बसों में टेढ़ी बसें क्यों चलती हैं जी? सड़क राजेश जी, हम आप ही से अब उत्तर लेंगे। जैसे शुक्ला जी सीधे मुझे लगता है कि बाएं दाएं निकल जा रहे हैं और दीपक जी ने भी अपने जो परिवहन विभाग के नियम कायदे हैं उसके अनुसार बात कर रहे हैं, भूपेंद्र जी ने भी कहा हम आपसे उत्तर लेना चाहेंगे, लेकिन एक हम छोटा सा आपको वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं जो हमारे सहयोगियों ने तैयार किया कि अभी जो हाल ही में पिछले 3, 4, 5 सालों में जो हादसे हुए हैं, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वो मैं थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। 19 अप्रैल 2014 भिंड में बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार से टकराई, 5 की मौत। 21 अगस्त 2011 बड़वानी जिले के बालसमुंद चेक पोस्ट के पास 2 बस संचालकों के बीच विवाद, दोनों बसों को आग के हवाले कर दिया गया।
इससे एक बस में बैठे 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए थे। 2 अगस्त 2011 बाड़ी बरेली के पास बस बारना पुल से नीचे गिरी, 26 लोगों की मौत। 2006 में रीवा के गोविंदगढ़ तालाब में बस डूबने से 61 लोगों की मौत हो गई थी। बस अनफिट थी। 5 सितंबर 1983 पुल से अनियंत्रित होकर बरेली से भोपाल जाते समय बस नदी में गिरी, 22 सवारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तो राजेश जी, मैंने आपको दिखाया कि जो अनफिट बस भी है, मेरी जो न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल हुई है, जो गोविंदगढ़ वाली घटना हुई है, 61 लोगों की जल समाधि बन गई। उसके बाद भी आज जो बस मालिक है वो बाहर है, उसके ऊपर छोटे मोटे जो केस चले होंगे वो बरी हो चुका है। इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह मौत का सफर चलता रहेगा? लेकिन हमारे साथ एक पन्ना से ही और दर्शक हैं जो जगन्नाथ जी अपना सवाल करना चाहते हैं। जगन्नाथ जी, हमें सवाल चाहिए आपसे, सुझाव नहीं चाहिए या घटना की आंखों देखी हाल नहीं चाहिए। लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। भोपाल से किशोर जी हैं। किशोर जी, अपना सवाल करें। किशोर जी, आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। हेलो। हाँ, सवाल करें। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो भ्रष्टाचार। हेलो जी, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें। हाँ सर, मैं बोल रहा था इसमें जो भ्रष्टाचार में जो मंत्रियों की जो मंत्री वगैरह जो इसमें लगे हैं बसों में जी। हेलो, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें। जी 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 जी, आप सवाल करिए। मैं जो ये भोपाल मतलब पूरे मध्य प्रदेश में जो परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, सब मंत्री वगैरह जो इनकी बसें चलती है, टोटल बसें इनकी चलती है जी। मतलब सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी मिली भगत से बस चलती है, उन्हीं को परमिट मिलता है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपका, हम उत्तर जरूर लेंगे। राजेश जी, आपने दर्शकों के भी सवाल सुने, शुक्ला जी से हमें वो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आपका क्या अनुभव है? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो दलालों वाली जो व्यवस्था है वो तो एक शाश्वत सत्य है, और वहाँ पर जिस तरह से चीजें होती हैं, निश्चित रूप से अगर कोई सीधा जाता है व्यक्ति तो उसको बहुत कष्ट होता है जी। एक बार मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति बन के गया था, मैंने नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ, और सीधा चला गया था। वहाँ पर मेरे को ऐसी स्थिति हुई कि जब तक मैं चालान भरने गया तब तक जो वो करवाना था, गाड़ी पुरानी गाड़ी खरीदी थी तो उसका रजिस्ट्रेशन मतलब नाम का नामकरण कराना था जी। तब तक वो हमारी रजिस्ट्रेशन की बुक ही उसने फेंक दी बाबू ने, और ऐसे अलमारी के पीछे फेंकी कि मैं ढूंढता रह गया उसको। तो मैं तो ये मेरा फेंक दी, हाँ फेंक दी, कह रहे आपके रजिस्ट्रेशन कापी कहाँ है जिसको हम करेंगे जी। तो ये तो अनुभव होता है। बाकी दीपेश जी से मैं एक बहुत जरूरी बात आप बोल रहे थे कि मैं बस ऑपरेटर नहीं चाहते कि हादसा हो, ये वो सब। मैं आपसे कहता हूँ कि इस बस हादसे में सबसे बड़ी चीज जो आई है कि उसका इमरजेंसी गेट नहीं खोला। इमरजेंसी गेट खोलने की नौबत नहीं आती है जी। क्या बस ऑपरेटर ये नाम तय नहीं कर सकते कि वो कुछ जरूरी चीजें हैं जो चेकिंग करते हैं, जैसे अपने टायर देखते हैं, हवा करते हैं, पानी, बैटरी सब देखते हैं, तो आप इमरजेंसी और सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से कि सिक्योरिटी का जो है वो इमरजेंसी गेट खुल रहा है कि नहीं, उसको बस को रवाना होने के पहले एक बार खोल के देखा जाए। जिस तरह से प्लेन में बताते हैं कि अब इमरजेंसी गेट ये है, तो क्या बस में भी नहीं बताया जा सकता? ये चीजें अवेयरनेस। दीपेश जी हैं हमारे साथ, मुनीर सुतल। दीपेश जी, आपका जी से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही है। जैसे वाहन स्वामी अपनी बस को, कमानी को, जब भी बस लौट के आती है उसकी पूरी जो अगली बार उसको जाना है तो वो चेक करता है, तो उसको एक इमरजेंसी गेट की जो खुलना है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये ध्यान देना चाहिए, जब भी कोई हादसा होता है, जी जब भी मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई हादसा होता है तब मीडिया जाग जाता है, हम सब जाग जाते हैं। सावधानी दुर्घटना के पहले हर समय होना चाहिए। डबल गेट हर बस में होना चाहिए। बहुत सारी बसें भोपाल से चल रही हैं जिनमें डबल गेट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप कहते हैं मोटर मालिक की मिलीभगत से और अधिकारियों की मिलीभगत से अनफिट बसों को फिटनेस भी दे दिया जाता है। मोटर मालिक तो अपनी अनफिट बसों को लेके जाएगा अधिकारी के सामने, ठीक है, वो गलत है। लेकिन अधिकारी जो है वो सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार है वो सरकार है जी। अधिकारी को ये चाहिए
क्या उस बस को फिटनेस देना चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया सवाल आपने दाग दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सवाल वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली सेंधवा बस स्टैंड की बात करता हूं मैं। सेंधवा बस स्टैंड के मोटर मालिक को फांसी की सजा हुई है। जी नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं, जिसने ये किया है मोटर मालिक को भी हुई है। एसडीएम जो रही थी, वो मामला अलग था। मेरी बात झगड़े हत्या का दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सतना के अभी जो घटना, ये दुर्घटना है, वो दुर्घटना नहीं थी, वो घटना पैदा की गई थी बाहर से। अभी अपन दूसरी बात करते हैं। कर दी गई थी, फिर पेट्रोल डाल के आग लगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर मोटर मालिक पे शायद FIR हुई है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, शायद आप लोगों की समझ वो चाहूंगा। यहाँ पर मोटर मालिक पर FIR हुई है। FIR उन लोगों पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने उस बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुल रहा था, या संबंधित अधिकारी पर, या संबंधित अधिकारी जो आज भी वो बसें चला रहे हैं जिनमें डबल गेट नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किन बसों की बात कर रहा हूँ। उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जिन बसों की सिक्योरिटी जी बात कर रहे थे कि जगह जगह भोपाल में जो बस स्टैंड बने हुए हैं, क्या उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है? वही तो हमारा सवाल। क्या उनके डबल गेट हैं? दीपेश जी, आपने कहा मीडिया जग जाए, मीडिया का तो जगने का काम ही है। काश अगर बस ऑपरेटर और परिवहन विभाग जगह होता तो मीडिया के जगने की जरूरत नहीं है। मीडिया तो ये काम ही है, मीडिया को दिखाना। काश आप लोग अगर सही ढंग से जगे होते। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के बस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कि अगर वो इस नियम का सख्ती से पालन करें तो हादसे ही ना हो। मोटर मालिक हमेशा अपनी बसों को फिट रखना चाहता है, क्योंकि वो 50 सवारी चाहता है और चाहने में देखिए, चाहता है, जब चाहेगा जब भी तो वो फिट रखेगा। जी, चाहेगा जब भी तो वो फिट रखेगा। दीपेश जी वगैरह भी खुद ही कह रहे थे कि हम तो लेके जाएंगे, अब अधिकारी ने दिया तो उसकी जिम्मेदारी, उसने क्यों फिटनेस दी। नहीं, आप देखिए, आप भोपाल, आप ही ने कहा अभी दूसरी चीज भोपाल में, मैं आपको भोपाल में बता, मैं अपनी बस को अपनी तरफ से फिट लेके जाऊंगा, लेकिन अधिकारी को ये देखना चाहिए कि वो फिट है कि नहीं है। अधिकारी के पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है दीपेश जी, आप इस बात को समझिएगा। दूसरी चीज ये कि मैं तो आपको बताऊं, खुली आंखों से दिखती है हमें। भोपाल में जो टाटा 407 चल रही है सिटी बसों के नाम पर, उनकी आप हालत देख लीजिए, क्या वो फिटनेस देने लायक योग्य है? वो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं, ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक पुलिस भी देख रही है उसको, जिसको भी मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराना है। तो देखिए, सारे कुछ जानते हुए अनदेखी की जा रही है। भोपाल में जो बस चल रहे हैं, बोर्ड ऑफिस पर आप देखिए, वो बस खड़ी रहती है, आप वहाँ पे एक कार खड़ी रहेगी, आपकी गाड़ी टोचन करके ले जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर बस खड़ी होती है, कोई पूछने वाला। इंदौर में आप रेडिसन चौराहे पे चले जाइए, वहाँ पर अवैध बस अड्डा चल रहा है। तो ये क्या है? नहीं, ये परिवहन व्यवस्था जो है ये अलग चीज है राजेश जी। हमारा यहाँ है कि जो मौत का सफर, हमारा सब्जेक्ट है मौत का सफर। उन 22 लोग, 24 लोग, 50 लोग जितने भी हैं, आज उनके घर में जाके पूछे कि अगर ड्राइवर की गलती, ड्राइवर तो बच गया, ड्राइवर जनरली राजेश जी, आप भी जब भी इस तरह की घटना होती है 90% ड्राइवर बच जाता है। सबसे बड़ी गलती बस ऑपरेटर की है और उस ड्राइवर की है। ऐसे ड्राइवर को कम से कम पहचान के, परख करके, उसके बारे में सारी जानकारी ले करके बस ऑपरेटर को रखना चाहिए। दूसरा, ये नियम अगर सख्त और हो जाए, जैसे मैंने परिवहन मंत्री जी से भी अनुरोध किया, शुक्ला जी से भी मैंने बात की कि अगर उनको डर इस बात का रहे कि अगर हमसे इस तरह की दुर्घटना घट जाएगी तो हम जीवन भर जेल में चले जाएंगे, तो ये इस तरह के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है त्रिपाठी जी आपका। मैं इसी बात पर कह रहा था जी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, ये चीजें डिसिप्लिन से पैदा होती है। जब एक बस ड्राइवर को पता है कि हमारे बस मालिक का इतना रसूख है कि वो कहीं पर भी बस खड़ी कर सकता है, कहीं से चल सकता है, तो वो अनाधुंध गाड़ी चलाता है। यहाँ से चार्टर्ड बसों की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 10-10 मिनट के अंदर में परमिट सवारी भरना है, जो तो उन्होंने देर तक भरी और फिर उसको क्रॉस करने के, हाँ बिल्कुल, उसको चलेगा, उसको पूरी मनमर्जी करेगा। ये मेंटल डिसिप्लिन की भी बात है। मेंटल डिसिप्लिन कब आएगा? जब उसको कानून का खौफ होगा, जब उसको पता है कि हमारा बस मालिक ही बहुत रसूखदार आदमी है और उसको कुछ नहीं कोई करने वाला है। समय समाप्त, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहिए। जब ये पता है रसूखदारों की बस है, तो ड्राइवर जो है, वो कहते हैं वो क्या, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वाली जो है ना, तो वो वाली स्थिति होती है। तो इस तरह हादसे होते रहे। हमारा अंतिम सवाल दीपेश जी आपसे है, एक संक्षेप में जानना चाहेंगे, जब ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, संभवतः सही भी है, कि जब ड्राइवर और कंडक्टर आप अगर पर डे 5,000 कमा के ला रहे हैं, यानी आपकी 35 से 40 सवारी है, तो आपको 5